सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिपाही बैच। सिपाही बैच जो है वह बिहार पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम बात करें बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है 18 तारीख से, यानी कि इसी 18 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमने शुरू किया है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए एक एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट बैच अपने YouTube चैनल पर। तो अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो आज हम सिपाही बैच की क्लास नंबर 1 लेकर आए हैं और जिसमें हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ने वाले हैं। यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन कैसे हुए उन सब को हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। अगर हम बात करें तो जीके जीएस बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं उसमें से इतिहास लगभग 10 अंक का पूछ लिया जाता है और जिसमें से लगभग 5 से 6 अंक सिर्फ आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको तैयार रहना है और आधुनिक इतिहास को हम बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे कर सारे सब्जेक्ट को हम बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं इस सिपाही बैच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास की। और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। कैसे हुआ भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे और एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप से यही उम्मीद रहेगी कि आप अपने नोट्स निकाल लेंगे और साथ में जो जो चीज़ें मैं लिखाते हुए चल रहा हूं उसे आप नोट करते हुए भी चलेंगे, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी का यही कर्तव्य है कि जब वो क्लास ले तो साथ में उसके हाथ में एक कलम जरूर होनी चाहिए कि वह उन बातों को लिख सके जो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतर सी क्लास की और हम जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। अच्छा, भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है प्राचीन काल से ही। मैंने बताया था कि भारत में जितने भी बाहरी शासक हैं वो हमेशा यही आक्रमण करने के फिराक में रहते थे कि कब मौका मिले और भारत पर आक्रमण कर लें, क्योंकि भारत एक समृद्धशाली देश था। यहाँ पर सोना चांदी असरफियाँ आभूषण बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हर शासक इसी पर आक्रमण करना चाहता था, चाहे वो बाहरी आक्रांता क्यों ना हो। यानी कि बाहरी आक्रांता भी यहीं पर आक्रमण करना चाहते थे। अच्छा, भारत क्या है कि यहाँ हर तरह के मौसम पाए जाते हैं उत्तर भारत में, यानी कि भारत में कई तरह की फसलें भी उपजती हैं जिनसे व्यापार भी अच्छा होता है। इसलिए भी बहुत सारे शासक क्या चाहते थे कि यहाँ पर आक्रमण करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहीं। मध्यकालीन इतिहास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस तरह बाहरी लोग आक्रमण करने आए। लेकिन भैया ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है भैया कि जो यूरोप है, अगर मैं बात करूं यूरोप की अगर मैं बात करता हूं तो यूरोप और भारत का जो व्यापारिक संबंध है बहुत ही प्राचीन है। बहुत ही प्राचीन काल से भारत से व्यापार वहाँ होते आ रहे हैं, कोई ये नया नहीं है। तो आप कहेंगे भैया कि जब इतना पुराना है तो क्यों यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ भारत में? तो अगर मैं बात करूं तो कुछ बाधा रही होगी तभी तो आगमन हुआ। पहले ये व्यापार स्थल मार्ग से आकर कर लेते थे, वही पाकिस्तान वाले रास्ते से जो इराक ईरान से होते हुए स्थल मार्ग से होते हुए भारत में एंट्री करता है, जम्मू कश्मीर से ऐसे होते हुए, या आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान से होकर पंजाब आने वाला मार्ग जो है वहीं से आ जाते थे और व्यापार हुआ करता था। लेकिन कुछ बाधा रही होगी। अगर मैं बात करूं, पहले हम जान लेते हैं क्या महत्वपूर्ण कारण है। यूरोप जो है भैया ये एक ठंडा प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर बर्फ गिरती है, यानी कि यहाँ अक्सर ठंडियाँ ही होती है। एक ठंडा प्रदेश है क्या भैया यूरोप महाद्वीप जो है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो देश हैं वो ठंडे हैं, यानी यूरोप महाद्वीप में ज़्यादातर भागों में क्या होता है, बर्फबारी होती रहती है। ठंडा प्रदेश ना लिखिए, यानी कि यूरोप महाद्वीप बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, वहाँ हमेशा ठंडी का मौसम होता है। जैसे यहाँ सर्दी का मौसम आता है ना, वहाँ बर्फ़ भी गिरती है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो यूरोप महाद्वीप है यहाँ पर, जैसे आप ब्रिटेन देख लेंगे, जर्मनी देख लेंगे, फ्रांस देख लेंगे, ये सब यूरोप महाद्वीप में शामिल देश हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो यूरोप बहुत ही ठंडा देश है। अच्छा, ठंडे देशों में क्या होता है कि लोग, जो यूरोप के लोग थे वो मांस खाते थे और मांस खाते थे। तो मांस में क्या होता है कि मांस बहुत जल्दी खराब हो जाता है
और मांस को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता था कि उसे मसाले से लेप किया जाता था, यानी कि मसाला उस पर लगाया जाता था। मसाले क्या होते हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, गरम मसाला हो गया, तेज पत्ता हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इन सभी चीज़ों को लगाने से जो मांस होता था वो स्वादिष्ट भी होता था, और इसके साथ साथ क्या होता था भैया कि जो मांस था वो ज़्यादा दिनों तक चलता था। तो ये कारण था। अच्छा, जो मसाले थे, अगर मैं बात करूं मसालों की, तो मसाले बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। कहाँ पर भैया, तो मसाले बहुत ज़्यादा पाए जाते थे भारत में। भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते थे, मसाले पाए जाते थे। और इसी कारण यूरोप और भारत के मध्य क्या होता था, व्यापार होता था मसालों का। यानी कि यूरोप के लोग क्या करते थे, भारत से कच्चे मसाले लेते थे, यानी व्यापार करते थे। तो ये बात आपको पता चल गई कि क्या कारण था। जो व्यापार था वो किस चीज़ का होता था, वो अधिकतर मसाले का होता था। भारत में जो कच्चे मसाले हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, तेज पत्ता हो गया, गरम मसाला में जितनी चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। काली मिर्च के लिए कालीकट ही प्रसिद्ध था, जो कि केरल में स्थित है। तो अगर मैं बात करूँ तो भारत में मसालों की अधिकता ज़्यादा थी। अच्छा, यूरोप में ठंडा प्रदेश था, तो वहाँ पर बर्फबारी हमेशा हुआ करती थी। तो जो मांस होते थे उन पर मसाले लगाने से एक तो उनका स्वाद बढ़ जाता था, और इसके साथ साथ वो लंबे समय तक चलते थे, यानी कि जल्दी खराब नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो महत्वपूर्ण कारण था वो मसाला ही था। मसाला इसलिए था क्योंकि क्या होता है कि व्यापार ऐसे होते जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन क्या होता है, 1453 में एक घटना होती है। व्यापार तो बहुत प्राचीन था, व्यापार आसानी से चल रहा था, लेकिन 1453 ईस्वी में एक घटना होती है जिसके कारण यह व्यापार बाधित हो जाता है। भैया वो घटना कौन सी थी जिसके कारण यह व्यापार बाधित हुआ? तो वो घटना थी भैया कि 1453 में अरबों द्वारा 1453 ईस्वी में अरबों द्वारा, या आप कह सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य, जिसे हम उस्मानी साम्राज्य भी कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य द्वारा तुर्की के कुस्तुतनिया बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जाता है। इसी कुस्तुतनिया का जो वर्तमान नाम है, वर्तमान में इसे इस्तांबुल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? तो इसे इस्तांबुल भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसे हम इस्तांबुल भी कह देते हैं, पहले इसका नाम कुस्तुतनिया था। तो क्या होता है कि 1453 में तुर्की में एक जगह थी जिसका नाम था कुस्तुतनिया। और ये जो कुस्तुतनिया था, एक तो ये शिक्षा का केंद्र भी था, और इसके साथ साथ यह एक बंदरगाह भी था। यह एक क्या था भैया? बंदरगाह था। बंदरगाह यानी कि पोर्ट उसे हम कहते हैं, जहाँ पर जहाज़ें रुकती हैं और उसके द्वारा क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। तो इसी जहाज़ों द्वारा क्या होता था कि यूरोप से जो यात्री थे, व्यापारी, यानी कि जो व्यापारी थे, वो यूरोप से कुस्तुतनिया बंदरगाह होकर भारत जाते थे। यानी कि तुर्की से कुस्तुतनिया बंदरगाह आते थे, और फिर वहाँ से इराक, ईरान से होते हुए भारत में, पाकिस्तान से होकर भारत में प्रवेश कर लेते थे। कई मार्ग थे, फारस की खाड़ी से भी होकर भारत में प्रवेश हो जाता था। तो अगर मैं बात करूं तो जो ये कुस्तुतनिया बंदरगाह था, ये मेन पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर आना पड़ता था यूरोपीय को, और फिर यहाँ से होते हुए वो भारत में जाते थे। यानी कि यूरोप के जो व्यापारी थे वो यूरोप से कुस्तुतनिया बंदरगाह आते थे, और फिर यहाँ से भारत की यात्रा तय करते थे, और फिर वहाँ पर व्यापार हुआ करता था। यानी कि भारत से भी व्यापार होता था, यूरोप से भी व्यापार हुआ करता था। लेकिन क्या होता है कि 1453 ईस्वी में अरबों द्वारा, यानी कि अरब शासक जो थे, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि कुस्तुतनिया बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जाता है। ये ऑटोमन साम्राज्य उन्हीं अरबों से संबंधित है, जिसे हम उस्मानी साम्राज्य भी कह देते हैं। उन्होंने कुस्तुतनिया पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अच्छा, कब्जा कर लिया तो अब क्या हो गया कि व्यापार बाधित हो गया। इस कब्जे के बाद क्या हुआ कि व्यापार बाधित हो गया। अभी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कहाँ पर लाऊंगा कि आखिर क्यों भारत में यूरोपीय कंपनी का
आगमन हुआ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो व्यापार बाधित हो गया, क्योंकि जब यहाँ पर कब्जा हो गया तो कुस्तुतनिया पर अरबों का कब्जा हो गया, और अरब लोग जो थे वो यूरोपीय लोगों से बहुत ज़्यादा जलते थे और इनमें बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता थी, इनमें तनिक भी नहीं बनती थी, और इस कारण व्यापार बाधित हो जाता है। व्यापार बाधित हो जाता है तो अब क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें मसालों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जो यूरोपीय लोग हैं उन्हें मसालों की ज़रूरत है, इसलिए वो भारत से व्यापार करना चाहते हैं, परंतु व्यापार बाधित हो जाने के कारण जो मार्ग पर कब्जा कर लिया गया है कुस्तुतनिया पर, इस कारण क्या हुआ कि व्यापार पूर्णतः बंद हो गया। आंशिक रूप से तब भी व्यापार चल रहा था, लेकिन क्या होता था, अगर मैं बात करूं, क्या कुस्तुतनिया पर अरबों के आक्रमण हो जाने से फिर व्यापार पूरी तरह बंद हो गया? तो भैया तब भी पूरी तरीके से व्यापार नहीं बंद हुआ था, क्योंकि यूरोप के लोगों को मसाले की सख्त ज़रूरत थी, यानी कि वहाँ पर मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए क्या हुआ कि बाधित हो जाने के बाद भी यूरोप और भारत का व्यापार चलता रहा। लेकिन आप देखेंगे कि यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापार होता था पहले डायरेक्ट होता था, पहले यूरोपीय और भारत के मध्य जो व्यापार था वो डायरेक्ट होता था, यानी यूरोप डायरेक्ट भारत से व्यापार करता था। लेकिन जब कुस्तुतनिया पर क्या हो गया, अरबियों का कब्जा हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य एक मध्यस्थ आ गया, जिसका नाम था क्या भैया, जिसका नाम था अरब। अरब जो थे, जो ऑटोमन साम्राज्य था, वो इनके मध्य में क्या हो गया, मध्यस्थ हो गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे अच्छे तरीके से कि ये यूरोप है, ये हमारा है क्या भैया, तो ये है हमारा भारत। तो ये क्या हुआ कि जैसे अब क्या करना होता था कि जो ये यूरोप से व्यापार होता था वो अरब के रास्ते होकर ऐसे जाता था ना भारत को। लेकिन जब कुस्तुतनिया पर अरबों का क्या हो गया, एक तरह से अधिकार हो गया, तो हम बात करेंगे कि जो भारत से सामान 1 रुपए का आता था उसे अरबी लोग इनको, अगर मैं बात करूं ऐसे कि भारत से जो सामान आता था वो पहले अरब आता था, और अरबी लोग अगर 1 रुपए का सामान भारत से लेते थे तो उसे यूरोपीय लोगों को कितने में बेचते थे, तो 20 रुपए में बेचते थे, यानी कि 20 गुना ज़्यादा वो धन वसूलते थे यूरोपियों से। और इस बात का जल्द ही पता लग गया किनको, यूरोपियों को। अभी बात ध्यान से सुनिएगा कि पहले डायरेक्ट व्यापार हो जाता था, लेकिन क्योंकि यूरोपीय व्यापारी भारत में आते थे और यहाँ से व्यापार कर कर ले जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर क्या हो गया कि कुस्तुतनिया बंदरगाह पर कब्जा हो गया, तो अब अरबियों से होकर, यानी अरबी सामान खरीदते थे भारत से, और फिर जो 1 रुपए का सामान होता था उसे 20 गुना ज़्यादा बढ़ाकर यूरोप में बेचते थे। और इस बात का पता जल्द ही यूरोपीय लोगों को पता चल गया, यूरोप की जनता को पता चल गया, यूरोप के व्यापारियों को पता चल गया। और जब यह बात पता चल गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम लूट जाएंगे, यानी मसाले लेने के लिए 20-20 गुना ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, तो ऐसे तो हमारी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाएगी। और इसीलिए क्या हुआ कि यूरोपीय लोगों ने नए मार्गों की खोज की। उन्होंने कहा कि हम स्थल मार्ग से तो भारत नहीं जा सकते, लेकिन ये समुद्री मार्ग से, जो समुद्र है इसके माध्यम से हम भारत जा सकते हैं। इसलिए यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम बार यह कोशिश की कि वह समुद्री मार्ग से अब भारत जाने की कोशिश करेंगे और मार्ग ढूंढेंगे। और इसी के साथ क्या होता है कि समुद्री मार्ग से भारत जाने के लिए नए नए व्यापारिक मार्गों की खोजें शुरू होती है, नए देशों की भी खोजें शुरू होती हैं। तो यही मेन कारण था। आपसे कोई पूछे, मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अब आपसे कोई पूछे कि यूरोपीय कंपनियां भारत में किस तरीके से आईं, तो वो चीज़ें भी मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन कुछ कारण तो मैंने बता दिए हैं कि आप कहेंगे भैया कि जो व्यापार था बहुत प्राचीन था, बहुत ही लंबे समय से यूरोप और भारत के मध्य व्यापार हो रहा था। लेकिन 1453 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि तुर्की में जो कुस्तुतनिया बंदरगाह था वहाँ पर उस्मानी साम्राज्य यानी कि ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, जिसके कारण व्यापार बंद हो गया। व्यापार आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा मोड़ा चल रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि अरबी लोग जो भारत से सामान खरीदते थे वो लगभग 20 गुना महंगी कीमत में यूरोप के लोगों को बेचते थे। इस कारण धन हानि भी होने लगी, और जब यूरोपीय लोगों को इस बात का पता चला
तो उन्होंने नए समुद्री मार्गों से नए देशों की खोज करना शुरू की और इसमें उन्होंने भारत की खोज करने के लिए कई सारे प्रयास भी किए। अब हम बात करेंगे भारत की खोज को लेकर। तो चलिए मैं इसे रेज करता हूँ। आपने इतनी चीज़ें तो नोट ही कर ली होंगी। ये थोड़ा क्या था, बैकग्राउंड स्टोरी था, क्योंकि आज पहली क्लास है तो थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में बता दूंगा सारी चीज़ें और फिर हम इसे फटाफट पढ़ते हुए जाएंगे। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आज हमने समझ लिया, लेकिन अब हम जानेंगे सारी चीज़ें। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ आएंगी। आप लिख लेंगे कि भारत से व्यापार बाधित हो जाने के कारण भारत से यूरोप का व्यापार बाधित हो जाने के कारण नए समुद्री मार्गों की खोज आरंभ हुई। नए समुद्री मार्गों की खोज आरंभ हुई। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब व्यापार बाधित हो गया तभी नए समुद्री मार्गों की खोज आरंभ हुई। अच्छा, भौगोलिक खोजें ये जो प्रारंभ हुई समुद्री मार्ग से भारत की खोज करना, इसकी शुरुआत किन देशों ने सर्वप्रथम की थी? तो अगर हम बात करें कि समुद्री मार्गों की खोज करना, आप लिखेंगे समुद्री मार्गों की खोज सर्वप्रथम पुर्तगाल तथा स्पेन ने प्रारंभ की। स्पेन ने प्रारंभ की। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो समुद्री मार्गों की खोज थी ये स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। अगर मैं बात करूं कि पहला नाविक कौन था कि जिसने खोज प्रारंभ की, तो आप देखेंगे 1400 सन आता है 1489। 1489 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या घटना होती है कि पुर्तगाल का एक नाविक था, आप लिखेंगे पुर्तगाली नाविक या पुर्तगाली समुद्र यात्री, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज। थोड़े नाम अजीब होंगे लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि 1489 में एक पुर्तगाली नाविक होता है, यानी पुर्तगाल देशों ने सर्वप्रथम समुद्री मार्गों की खोज स्टार्ट की जिसके द्वारा भारत की खोज हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, समुद्री मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया। और इस क्रम में सर्वप्रथम जो पुर्तगाली नाविक था उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने क्या किया कि खोज प्रारंभ की। यह अपनी नाव लेकर निकल चुका समुद्री मार्ग खोजने, और समुद्री मार्ग खोजने निकला जब ये, तो इसने अफ्रीका के अंतिम छोर की खोज की। यानी आप देखेंगे यहाँ पर मैं बहुत ही एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाऊंगा, मैप नहीं बनाऊंगा, बस आपको समझाने के लिए। अगर मैं बात करूँ तो ये मान लीजिए आपका ऐसे कुछ हम मान लेते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हम ऐसे देख लेते हैं, मान लीजिए ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये ऐसे आगे बहुत ज़्यादा है, यूरोप महाद्वीप है। और ये भैया क्या है, ये आपका स्पेन है, ये स्पेन है। और नीचे जो कंट्री है ये वाली, ये पुर्तगाल है। ये क्या है, पुर्तगाल है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंट्री पुर्तगाल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने क्या किया था, इसने अफ्रीका के दक्षिणतम छोर की खोज की थी सर्वप्रथम। आप देखेंगे यहाँ पर आ जाता है अफ्रीका, ऐसे करके कुछ, और यहाँ पर है हमारा इंडिया।
अपने इंडिया का मैप तो आप जानते ही होंगे, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये क्या है, ये भारत है, ये भारत है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका है, और यहाँ पर ये वाला पुर्तगाल है और उसके ऊपर स्पेन है। ये दोनों आपस में सटे हुए हैं। पुर्तगाल बहुत ही छोटा है, उससे बड़ा स्पेन है। तो अगर मैं बात करूँ, ये अफ्रीका हो गया। अब मैं बात करूँगा कैसे खोज हुई। तो जो ये बार्थोलोम्यू डियाज नाम का नाविक था, ये भैया यहाँ से चला भारत की खोज करने के लिए। या कहाँ से निकला, यहाँ पुर्तगाल से समुद्री यात्रा करते हुए ऐसे टक 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 आया, निकला, और ये भैया इस अफ्रीका के अंतिम छोर पर पहुँच गया। इस अंतिम छोर पर पहुंच गया। अगर मैं बात करूं तो इसने क्या कर दिया, इसने अफ्रीका के दक्षिणतम छोर की खोज की। आप लिखेंगे कि इसने सर्वप्रथम बार अफ्रीका के दक्षिणतम छोर की खोज की। यानी कि इसके पहले कोई भी इतनी दूर तक नहीं गया था। कोई भी यात्री इस अंतिम छोर का पता नहीं लगा पाया था। कई सारे यात्री आए, आधे रास्ते से लौट गए, लेकिन वो सोचे, कई यात्री आए और उन्होंने सोचा कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो बढ़ता गया। वो सोचा कभी ना कभी तो अंतिम छोर आएगा ही आएगा। और बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया कि अफ्रीका के अंतिम छोर का पता लगा दिया। हालांकि वह भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस लौट गया। इसके आगे जानने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसके साथ जो नाविक थे उन्होंने विद्रोह भी कर दिया था। तो आप देखेंगे कि जो बार्थोलोम्यू डियाज था, जो 1489 में जिसने दक्षिणतम छोर की खोज कर दी थी अफ्रीका की, और उसने इसे क्या कहा, तो उसने इसे केप ऑफ गुड होप कहा। इसे क्या कहा, तो आप कहेंगे केप ऑफ गुड होप। यानी कि दक्षिणतम छोर को उसने क्या कहा, तो उसने कहा भैया दक्षिणतम छोर को उसने केप ऑफ गुड होप कहा। गुड होप, जिसे हम हिंदी में उत्तर मासा अंतरीप भी कहते हैं। यानी कि अफ्रीका का जो एकदम लास्ट पॉइंट है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। इसे केप ऑफ गुड होप किसने कहा था, तो इसे भैया बार्थोलोम्यू डियाज ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और भैया उसने इस बिंदु को तूफानी अंतरीप भी कहा। आपसे पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे इसे हम तूफानी अंतरीप के नाम से जानते हैं। तूफानी अंतरीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि बार्थोलोम्यू डियाज ने इसे तूफानी अंतरीप भी कहा था। लेकिन वह आधे रास्ते ही यात्रा करके लौट गया, क्योंकि वह भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वह यहीं से ही वापस लौट गया। आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि पहली बार किसने शुरुआत की थी, तो एक बार्थोलोम्यू डियाज नाम का पुर्तगाली नाविक था, जिसने क्या किया था कि पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से होते हुए उसने अफ्रीका के अंतिम छोर, यानी कि आप कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंतिम छोर की खोज कर ली थी, जिसे उसने तूफानी अंतरीप भी कहा और इसे केप ऑफ गुड होप भी कहा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीज़ें आप नोट करिए, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फटाफट नोट करिए, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और फिर हम बात करते हैं आगे की खोजों के बारे में। लिख लीजिएगा कि यह भारत की खोज करने में असफल रहा, क्योंकि यह निकला तो था भारत की खोज करने, लेकिन यह भारत की खोज करने में असफल रहा। ये मैं इरेज कर देता हूँ। ये भी निकला था भारत की खोज करने में, लेकिन वो यहीं तक आ गया। इसके आगे बढ़ता तो वो पहुँच जाता, लेकिन वह पहुँच नहीं पाया। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे की चीज़ों के बारे में। भारत में आने के लिए यूरोपियों ने बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें से जो अंतिम प्रयास था, मैं बात करूंगा अभी, वो सफल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो ये तो पुर्तगाल ने प्रयास किया था भैया, लेकिन इस बार स्पेन प्रयास करेगा। कब करेगा भैया, तो इस बार स्पेन प्रयास करेगा 1492 में।
1492 ईस्वी में स्पेन से एक नाविक भारत की खोज करने के लिए निकला। भारत की खोज करने के लिए निकला। करने के लिए निकला, यानी कि 1492 में एक स्पेन से एक नाविक था, एक समुद्री यात्री था जो भारत की खोज करने के लिए स्पेन से निकलता है। लेकिन वह रास्ता भटक जाता है। वह इस तरफ ना आते हुए वह किस तरफ चला जाता है? वह इस तरफ चला जाता है, ऐसे इधर चला जाता है, स्पेन से होते हुए इस तरफ चला जाता है। और यहाँ पर उसने क्या किया था? यहाँ पर उसने उत्तरी अमेरिका की खोज कर ली थी। हम ऐसे जान लेंगे, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पर वह कहाँ पहुँच गया भैया? तो वह नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया। उत्तरी अमेरिका में लिख देता हूँ। मैप उतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा। ऐसे ही कुछ है आपका उत्तरी अमेरिका, इसे आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा ऊपर और अच्छे से होगा, मैं समझा देता हूँ, बस इतना जान लीजिए। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में इस किनारे पर छोटे छोटे द्वीप हुआ करते थे। छोटे छोटे द्वीप थे जिन्हें हम कैरिबियन द्वीप कहते थे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीप थे, ऐसे ऐसे। वो यहीं पर पहुंचता है, किसी एक द्वीप पर क्या होता है कि वह यहीं पर पहुंचता है, जिसका नाम था भैया क्या? तो आप कहेंगे 1492 में स्पेन से एक यात्री निकलता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। अब भैया क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, कोलंबस स्पेन से भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में रास्ता भटक जाने के कारण वह उत्तरी अमेरिका जा पहुंचा। जब वह उत्तरी अमेरिका जा पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पर, वह कहाँ पर पहुंचा था? तो वह उत्तरी अमेरिका के कैरिबियाई द्वीप पर पहुंचा था। ये आप लिख लेंगे कि कोलंबस उत्तरी अमेरिका के कैरिबियाई द्वीप समूह पर पहुंचा। कैरिबियाई द्वीप समूह पर पहुंचा। कोलंबस जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसने सुना था कि भारत के लोग काले होते हैं, और जो कैरिबियाई द्वीप समूह है यहाँ के लोग भी काले हुआ करते थे, यानी रंग उनका काला होता था। अगर मैं बात करूँ कैरिबियाई द्वीप समूह की, जो ये छोटे छोटे द्वीप समूह है, आपने एक टीम सुनी होगी जिसका नाम है वेस्ट इंडीज, क्रिकेट टीम है। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है मेरे साथी। वेस्ट इंडीज, ये जो कैरिबियाई द्वीप वाले देश हैं, ये कई सारे देश मिलकर एक क्रिकेट टीम बनाए हैं जिनका नाम है वेस्ट इंडीज। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वेस्ट इंडीज जो है, और इसीलिए वेस्ट इंडीज भी उसे कहा गया। आप देख सकते हैं वेस्ट इंडीज एक क्रिकेट क्या है? टीम है जो कैरिबियाई द्वीप समूहों द्वारा बनाई गई है। जो कोलंबस था वो यहीं पर पहुंचा था, यहीं पर ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं और यहीं पर जा पहुंचा। जब वहां पर पहुंचा तो वहां के लोग भी काले थे। अच्छा, आप किसी को काला देखो और कह दो ए काले, तो वो गुस्सा जाएगा। काला कहना एक अपशब्द माना जाता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए इसने यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। कोलंबस ने यहाँ के लोगों को, कोलंबस ने कैरिबियाई द्वीप के लोगों को, कोलंबस ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। रेड इंडियन कहा। क्या कहा भैया? तो यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोलंबस ने यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा था। वो काले थे, लेकिन काला कहना अच्छा नहीं लगता, तो उसने
यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। बल्कि ना तो यहाँ के लोग इंडियन थे, उसे यहाँ पर यही लग रहा था जब वह कैरिबियाई द्वीप पर पहुँचा तो कोलंबस यही मान रहा था कि मैं इंडिया आ गया हूँ, मैंने इंडिया की खोज कर ली है, ये मैंने इंडिया की खोज कर ली है, ऐसे कह रहा था। लेकिन बाद में इसके बाद भी एक यात्री जाएगा लगभग 3 से 4 सालों बाद, जिसका नाम होगा अमरीगो, और वह बताएगा कि कोलंबस ने इंडिया की खोज नहीं की थी भैया, उसने एक नई दुनिया की ही खोज कर दी थी। और अमरीगो नाम के व्यक्ति ने यहाँ को क्या कहा था, नई दुनिया कहा था। लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, इसे नई दुनिया कहा था। और अमरीगो, देखिए अमेरिका नाम है ना, तो अमरीगो के नाम पर ही इसे अमेरिका कहा गया, उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका। यानी कि स्पेन का जो यात्री था कोलंबस, वह भारत की खोज करने निकला था, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वह उत्तरी अमेरिका जा पहुंचा, आप इतना लिखेंगे। और उसने यहाँ के लोगों को पहुंचकर कहा रेड इंडियन। कोलंबस को अभी भी यही लग रहा था कि वह इंडिया में पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग भी क्या थे, काले थे। और उसने यूरोप में ये सुना था कि इंडिया के लोग जो हैं वो काले होते हैं, इसीलिए वह कंफ्यूज हो गया और उसने जाना कि वह इंडिया की ही खोज करके आया है। परंतु यह बिल्कुल गलत था, उसने एक नई दुनिया की खोज कर दी थी जिसका नाम था उत्तरी अमेरिका। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई तो ये भी प्रयास जो भारत की खोज के लिए था असफल हो गया। तो ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो मैंने आपको बताई। मैं इसे रेज कर देता हूँ, आप नोट कर लिया कीजिए वीडियो रोक कर या पीछे कर कर। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत की खोज कैसे हुई। भारत की खोज आज थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद कल से पुर्तगाली कंपनियों का आगमन भारत में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। 2 प्रयास हो चुके हैं जिसमें से एक मतलब दोनों प्रयास सफल ही रहे, लेकिन अभी तक भारत की खोज नहीं हो पाई। यानी जिस के लिए वो लोग गए थे कि भारत की खोज करने, तो अभी कोई भी भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज नहीं कर पाया है। लेकिन आप देखेंगे 1498 में एक खुशखबरी मिलती है जिसका यूरोपीय देश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 1498 में पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डिगामा 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज करता है। भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज। भारत की खोज बहुत साल पहले ही हो चुकी थी, कोई भारत की खोज नहीं हुई है। भारत में यूरोप का व्यापार प्राचीन काल से था। यूरोप का ही रहने वाला था तो 326 ईसा पूर्व में आने वाला सिकंदर, यानी कि सिकंदर जो था वो भी यूरोप का ही रहने वाला था, मैसेडोनिया का रहने वाला था। तो ये बात आप बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं कहिएगा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। उसके पहले भी विश्व के बहुत सारे देश भारत के बारे में जानते थे। हालांकि समुद्री मार्ग से कैसे भारत जाना है इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, तो इसी मार्ग का पता लगाया वास्को डिगामा ने। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की खोज किसने की, तो पहले उसे टोक देना कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। आपको पूछना चाहिए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अब समुद्री मार्ग की खोज कैसे की कि वह भी पुर्तगाल से क्या निकला, ऐसे टिक 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 आते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचा, क्योंकि वह बार्थोलोम्यू डियाज ने यहाँ तक रास्ता याद कर लिया था। उसने यहाँ तक के रास्ते को बता दिया था। किसको भैया? तो वास्को डिगामा को। आप जानते होंगे कि पुर्तगाल, मैंने भी बताया कि 1489 में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज की थी, तो इतना रास्ता तो उन्हें पहले ही पता था। और यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर उसे एक अब्दुल मजीद नाम का गुजराती व्यापारी मिलता है। और जब वास्को डिगामा को अब्दुल मजीद नाम का व्यापारी मिल गया तो उसने कहा भैया हमको तो भारत जाना है। तो मजीद ने कहा क्या दिक्कत है, चलो पहुंचा देते हैं तुम्हें भारत। और मजीद अपने साथ वास्को डिगामा को भारत लिए गया। ऐसे ऐसे रास्ते से जाते हुए
भारत ले गया और भारत में वह कहाँ पर ले गया था, तो कालीकट बंदरगाह पर अपने साथ वास्को डी गामा को ले गया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। कैसे की, तो भैया भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद, ये भैया एक भारतीय व्यापारी था, या आप कह सकते हैं यह एक गुजराती व्यापारी था। अब्दुल मजीद जो था ये एक गुजराती था। देखिए गुजराती लोग कितने तेज थे, तब भी बिजनेस में बहुत आगे थे, मतलब व्यापार किया करते थे। जिसके रास्ते के लिए यूरोप वाले इतना परेशान थे, अब्दुल मजीद ने तुरंत बता दिया कि रास्ता क्या है। अगर मैं बात करूं तो भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचाया। वास्को डी गामा को भारत अपने साथ ले गया, भारत पहुंचाया, या आप लिख सकते हैं भारत जाने का रास्ता बताया। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद की मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचा। अब भारत में कहाँ पहुंचता है, तो भैया वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, बंदरगाह पर पहुंचता है, और इस तरह हो जाती है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज की ये क्लास देखकर आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और यहीं पर जो कालीकट के शासक थे जमोरिन जिन्हें कहा जाता था, एक उपाधि है, वो वास्को डी गामा का स्वागत भी करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये चीज़ें हमने जान ली। अब कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे पुर्तगाली कंपनी का भारत में आगमन। आपका बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो क्लियर हो चुका है कि आपको ये पता चल गया है कि किस तरह भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और उसके पीछे कारण क्या थे। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मुझे थोड़ा जुकाम भी है, लेकिन कल से हम बेहतर तरीके से और चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। आपको कोई सजेशन चाहिए, आपको कुछ ये चाहना है कि कोई और क्लासेस आपको चाहिए, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय हिंद।